नंबर 9, चाको कैन्यन और नॉर्थवेस्टर्न न्यू मैक्सिको के रिमोट रेगिस्तान। पूर्व कोलंबियन खंडहरों का एक शानदार संग्रह है जिसे चाको कैन्यन के नाम से जाना जाता है। 900 से 11:50 तक यह साइट पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। पुएब्लो को अनासाजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माता अपने समय से बहुत आगे थे। एक विशाल बहुमंजिला पत्थर की इमारत के निर्माण के लिए अद्वितीय चिनाई तकनीकों का उपयोग करके ग्रेट हाउस कहा जाता है। इन संरचनाओं में सैकड़ों कमरे हैं और हम इसे आवश्यकतानुसार जोड़ने के विरोध में पूरी तरह से पूर्व योजना बना रहे हैं, जो उस समय की एक सामान्य प्रथा थी जिसमें दशकों और कभी कभी सदियों तक इन विशाल निर्माण प्रकार के कैथेड्रल को बनाने में समय लगता था। यूरोप में योजना के स्तर और उनमें जाने वाली सरलता को दर्शाता है। वे अक्सर सौर चंद्र और कार्डिनल दिशा पर आधारित ओरिएंटल थे और हम राष्ट्रीय उद्यान सेवा के अनुसार पृथ्वी और पहाड़ों और जल नियंत्रण सुविधाओं से घिरे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना कि समारोह, वाणिज्य, व्यापार और अन्य कार्यक्रमों के लिए क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए महान घर ने अस्थायी आवास के रूप में कार्य किया है। नए भवनों के निर्माण में गिरावट आई है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान चाको कैन्यन में विशेष रूप से लोग दूर जाने लगे और आकार सांस्कृतिक प्रभाव वेन्स इसके कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन शोध बताते हैं कि जलाव लकड़ी के लिए अत्यधिक कटाई और निर्माण के लिए वनों की कटाई हुई, जो कटाव का कारण बनती है, जिससे भूमि उत्पादन करने में असमर्थ हो जाती है। फसलें 50 साल के सूखे ने भी मदद नहीं की और लोगों को इस क्षेत्र में पाए गए पानी के टुकड़े टुकड़े वाले निकायों को खोजने के लिए छोड़ना पड़ा। युद्ध के साक्ष्य के बावजूद चाको के निवासियों का संकेत मिलता है। कैन्यन नरभक्षण का सहारा लेने के लिए काफी हताश भी हो सकता है। इस सिद्धांत ने बहुत से लोगों को झकझोर दिया है और यह काफी विवादास्पद भी है। यह सिरी उनके पूर्वजों पर एक बदनामी है और काफी चौंकाने वाला है क्योंकि पुश्तैनी लोगों को शांतिपूर्ण लोग माना जाता था। प्रोफेसर क्रिस्टी टनर का तर्क है कि नरभक्षण मैक्सिको से अनासाजी क्षेत्र में लाया गया हो सकता है, शायद एक क्रोधित धार्मिक पंथ द्वारा। हो सकता है कि इस बच्चे ने अनासाजी को आतंकित और नियंत्रित किया हो। यह उस समय के 7 लोगों के अवशेषों की खोज पर आधारित है। राजनीतिक नदी के साथ, एरिज़ोना के पास, न्यू मैक्सिको की सीमा 7 तक। लोगों ने इस बात का सबूत दिखाया कि उनकी हड्डियों को उबालकर मज्जा निकालने के लिए और उनके पसली के पिंजरों को खोलने के लिए उबाला गया है। टनर कहते हैं, पोर्टिको, रिवरसाइड में अवशेष अभी भी मैक्सिको में अनुष्ठान, बलिदान का शिकार बने हुए हैं। शायद यह भयानक कहा जाता है कि बलिदान में विश्वास मैक्सिको से आया और अन्य शोधकर्ताओं के लिए अनासाजी के पतन की ओर अग्रसर हुआ। यह सिर्फ एक अजीब घटना है, जैसे लड़ाई या अत्यधिक भूख या खुले में एक समाजोपत और सामान्य आचार संहिता नहीं। क्या आप कभी चाको कैन्यन गए हैं? तुम क्या सोचते हो? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। संख्या 8, एलिन, अधिक प्रकाश स्तंभ। मूर में एक छोटा सुदूर द्वीप है। स्कॉटिश तट ऐतिहासिक रूप से 1900 में केवल इसके निवासी लाइटहाउस कीपर थे। एक छोटे जहाज के चालक दल ने संपर्क किया। लेमूर में लैंडिंग प्लेटफॉर्म। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई भी प्रकाश स्तंभ नहीं था। रखवाले उन लोगों का अभिवादन करने के लिए इंतजार कर रहे थे। जहाज के कप्तान जेम्स हार्वे ने हॉर्न बजाया और रखवालों को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत करने के लिए आग लगा दी। फिर भी कोई भी जोसेफ मूर नहीं आया। एक प्रतिस्थापन लाइट हाउस कीपर जिसे द्वीप रोड तट पर छोड़ा जाना था और लाइट हाउस की ओर जाने वाली खड़ी चट्टान पर चढ़ गया। वह पूर्वाभास की भावना से दूर हो गया क्योंकि वह और अधिक निकट आया। प्रकाश स्तंभ का दरवाजा खुला पाया और देखा कि 3 में से 2 कुंडलियां हैं। किचन में केन कोट गायब थे। उसे आधा खासा खाना और एक उल्टी हुई कुर्सी मिली और उसने देखा कि घड़ी रुक गई थी। रखवाले खुद भी गायब हो गए थे और कप्तान हार्वे द्वारा आदेशित खोज उन्हें खोजने में विफल रही। लाइट हाउस लॉग में हाल की प्रविष्टियां वर्णन करती हैं, तेज हवाएं जो किसी भी चीज से भी बदतर थी। 20 साल में एक बार याद आया है। उन्होंने यह भी लिखा कि रखवालों में से एक असामान्य रूप से शांत था और दूसरा रो रहा था। एक अनुभवी मेरिना होने के बावजूद श्रमिकों को प्रकाश स्तंभ के अंदर सुरक्षित होना चाहिए था, जो समुद्र से 150 फीट ऊपर एक चट्टान पर बैठता है। स्तर और भी अजीब है। तारीखों पर क्षेत्र में कोई तूफान की सूचना नहीं थी। प्रविष्टियां की गई, हालांकि एक विनाशकारी तूफान आया था। इन अंतिम प्रविष्टि के बाद द्वीप के दिनों में कहा गया था कि तूफान खत्म हो गया था और यह कि भगवान समग्र रूप से उस कथन के लेखक थे। कोई नहीं जानता कि एक जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि एक दुष्ट लहर लैंडिंग डॉक से 3 पुरुषों को चला गया होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोई भी लाइटहाउस के अंदर क्यों नहीं रहा। एक आवश्यकता हर समय या क्यों अवशेष 7 नंबर कभी नहीं पाए गए। प्राचीन मिस्र की घुंडी आपूर्ति प्राचीन नाबता प्लाया सभ्यता से पहले हुई थी।
न्यूबियन रेगिस्तान में एक साइट होने के अपवाद के साथ इस प्रारंभिक समाज के बारे में बताने के लिए बहुत कम पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। खंडहरों में सैकड़ों प्रागैतिहासिक मिट्टी, टीले, एलीलाज, स्टोन स्लैब और मेगालिथिक संरचनाएं शामिल हैं, जो आपूर्ति नहीं करती थीं। लगभग 11,000 साल पहले एक सभ्यता का उदय हुआ और एक शहरी समुदाय का निर्माण किया। वह अपने समय के लिए अत्यधिक उन्नत था। साइट पर बलुआ पत्थर की चिमनी की रोशनी का एक समूह था। उस समय मवेशियों, बकरियों और भेड़ों की हड्डियां और अब शुष्क क्षेत्र वास्तव में आर्द्र था। वातावरण को अधिक रहने योग्य और खेती के अनुकूल बनाना। 12 मेलिसा दूसरों की तुलना में बड़ी थी और इसमें एक युवा गाय के साथ 1400 साल पुराने अवशेष शामिल थे, जिससे पता चलता है कि जानवरों की बलि दी गई थी। और घटनास्थल पर पाए गए अन्य सबूतों से संकेत मिलता है कि एक प्रागैतिहासिक कहा जाता है या धर्म 6ठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में एक गुलाब। वे एक सभ्यता की आपूर्ति नहीं करते, लगभग 5000 साल पहले गायब हो गए थे जब इस क्षेत्र के दौरान जलवायु शुष्क मरुस्थल में बदल गई। कोई भी यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि वे कहां गए थे, जब थ्योरी का दावा है कि आबादी नील घाटी में और उनकी गतिविधि पर चली गई थी। प्रशस्त, शक्तिशाली मिस्र के शहरों के लिए मार्ग, जो अंततः एक कदम पिरामिड का निर्माण हुआ, जो कि 500 वर्षों के भीतर कार को बंद कर देता है। यह सुझाव देता है कि बिल्डरों के पास वहां पहुंचने और क्षेत्र को विकसित करने से पहले एक स्थापित सांस्कृतिक फाउंडेशन था। पुरातत्वविदों जैमे किम मेलवेल को और भी कुछ निर्माण जो बिग डिपर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, वह सबसे चमकीला तारा है, जो मिस्रवासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। सभी सुराग प्राचीन मिस्र के लिए मार्ग बिछाने वाली इन तथाकथित खोई हुई सभ्यता की ओर दृढ़ता से इशारा करते हैं। यह सिद्धांत अप्रमाणित है और सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए है। रहस्य को अभी भी अनसुलझी संख्या 6 माना जाता है। 1587 में द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रानोक, 115 अंग्रेजी बसने वालों का एक समूह नई दुनिया में जीवन स्थापित करने की उम्मीद में रानोके द्वीप पहुंचे। और अब क्या है? डेयर काउंटी, उत्तरी कैरोलिना। इस कॉलोनी का भाग्य अमेरिकी इतिहास के सबसे चिरस्थायी रहस्यों में से एक बन गया है और उनके नेता गवर्नर के पास संसाधनों की कमी हो गई है। जॉन व्हाइट अपनी पत्नी और बेटी और पोती को पीछे छोड़कर एक पुनः आपूर्ति मिशन पर वापस इंग्लैंड चला गया। वह वापस जाने, आपूर्ति प्राप्त करने और सीधे घर आने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यूरोप में एक युद्ध चल रहा था, इसलिए वह 3 साल तक वापस नहीं जा सका और उस समय कुछ भयानक हुआ होगा। जब वह आखिरकार लौटा, बस्ती पूरी तरह से खाली थी। गोरे पूरे परिवार सहित सभी चले गए थे। वहां केवल एक व्यक्ति के अवशेष पाए गए थे, शब्द के साथ क्रोएशियाई एक पेड़ शोधकर्ताओं में उकेरा गया था। विश्वास करें कि क्रोएशियाई शब्द उस बात का जिक्र कर रहा था जो अब पेरिस द्वीप के पास है। शायद यह इस बात का सुराग होना चाहिए था कि मामले में वे कहां गए थे। कोई उन्हें ढूंढता हुआ आया। द लॉस्ट कॉलोनी का क्या हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना कि कठोर परिस्थितियों के कारण बसने वालों ने इंग्लैंड लौटने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। शायद वे बीमारी या भूख से मर गए या मूल अमेरिकियों द्वारा मारे गए शत्रुतापूर्ण स्पेनी हैं, क्योंकि वे युद्ध में थे। यह भी संभव है कि क्रोएशिया शब्द एक स्थानीय मूल अमेरिकी जनजाति को संदर्भित करता है जिसने शायद बसने वालों का अपहरण कर लिया, या शायद बसने वाले स्वेच्छा से शामिल हो गए। जनजाति भूमि को जानती थी और संभवतः उनके जीवित रहने की अंतिम आशा होगी। 2012 में शोधकर्ताओं को एक गुप्त संदेश मिला। वह उस रिपोर्ट में बहुत पुरानी नक्शा कला है कि इस नक्शे पर ब्रिटिश संग्रहालय में अदृश्य स्याही में छिपा हुआ है, जिसकी रूपरेखा 150 मील पश्चिम में रानोके है। जिसने भी बनाया, वह अदृश्य स्याही है। संभवतः स्पेनिश पुरातत्वविद से उपनिवेशों के बारे में जानकारी की रक्षा के लिए जांच करने के लिए निकल पड़े और बाद में मूल अमेरिकी गांव के पास अंग्रेजी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाए गए। 2019 में पुरातत्वविद को यूरोप के कई हिस्सों से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े के साथ एक और साइट भी मिली। साथ ही स्लेट राइटिंग, गोली, 16वीं सदी की बंदूक का हिस्सा, तलवार के पुर्जे और एक कपड़े का वर्ग। ऐसा लगता है कि रानोके के उपनिवेश विभिन्न समूहों में विभाजित हो गए और कुछ लपेटों से बचने के लिए स्थानांतरित हो गए। यहां तक कुछ मूल अमेरिकी जनजाति के साथ विवाहित और आत्मसात भी। चूंकि आदिवासी सदस्यों से नीली आंखों और सुनहरे बालों और भावी पीढ़ियों के साथ कई कहानियां और किंवदंतियां निकली थीं। कुछ पुराने अंग्रेजी शब्द बोले। खैर, कई जगहों पर इस बात के सबूत हैं कि उपनिवेशवादियों के साथ क्या हुआ होगा। गवर्नर जॉन व्हाइट ने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। फिर से नंबर 5 फुटबॉल जंगल में ब्राजील का शहर जो लगभग 600 निवासियों का घर था। कहानी कहती है कि 1923 में कुछ आगंतुक साइट पर पहुंचे। केवल वहां किसी को खोजने के लिए शहर के लिए कुछ दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़ दी गईं।
बहुत कम क्षति के साथ समय में बहुत अधिक जमे हुए थे। मानो सब अभी अभी उठकर चले गए हों। कृपया पास के किसी कस्बे से छानबीन करें। मतलब और स्थानीय स्कूल के अंदर एक बंदूक मिली। एक फोरेंसिक परीक्षा ने निर्धारित किया कि इसे हाल ही में निकाल दिया गया था। एक दिन पहले की तरह यह अधिकारियों द्वारा खोजा गया था। शब्दों पर भी गौर किया। एक ब्लैकबोर्ड पर कोई मुक्ति नहीं लिखी गई है। लापता ग्रामीणों की तलाश के लिए एक खोज दल भेजा गया था, लेकिन आज भी उन्हें कोई नहीं मिला। यह ब्राजील में एक अनसुलझा रहस्य है, लेकिन उस समय कहानी टूट गई। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस समय के राजनीतिक माहौल के आधार पर यह संभव है कि शहर को विद्रोही गुरिल्लाओं द्वारा खाली करने के लिए मजबूर किया गया हो, या इससे भी बदतर हो सकता है आज भी सभी मारे गए हों। ब्राजील के जंगलों में भीषण हिंसा हो रही है, लेकिन जानकारी अवैध रूप से आना मुश्किल है। खनिक देशी समूहों पर फायरिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, और अवैध लकड़हारे लगातार हमला करने और यहां तक उनके रास्ते में खड़े लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, जिन्हें यह दूर की कौड़ी नहीं लगती कि इस रहस्यमय शहर को गायब करने के लिए ग्रामीणों को बनाया जा सकता है। आपने कहा कि यह पहली बार एक रूसी पत्रिका में छपा था। कहानी के लिए कुछ बनाया गया है और तत्वों में अलग अलग दक्षिण अमेरिकी लोक कथाएं हैं। हो सकता है कि किससे अनजाने में किसी तरह एक ही समय में एक कहानी में मिल गए हो। तस्वीरें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। माना जाता है कि वहां ले जाया गया था। वे कैसे हैं? टेलोन आज मौजूद नहीं है, लेकिन अमेज़े जंगल एक बड़ी जगह है जो नियमित रूप से छोटे गांवों को तोड़ते हुए देखता है। ब्राजील के कुछ लोगों सहित सबसे अधिक रेडिट टिप्पणीकारों ने कहा कि कौन है की कहानी एक अच्छी भूत की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम क्या सोचते हो? मुझे गांव मेली काउंटी कोरोना वायरस के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में बताएं। 1930 की वन नाइट जो नाम का एक फर ट्रैपर लेवल ने झील के पास एक इनविट गांव का जवाब दिया। एंडी कोनी और नुनावूत कनाडा कड़ाके की सर्दी से कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या वह उम्मीद कर रहा था कि शहर अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आराम करने के लिए एक अच्छी जगह होगी, लेकिन किसी ने उसके पढ़ने का जवाब नहीं दिया, और वह है। आप महसूस करते हैं कि 2000 की पूरी आबादी गायब हो गई है। लाबेले ने शुरू में माना कि एक सामूहिक पलायन हुआ था, लेकिन उन्होंने देखा कि साइट पर खाद्य हथियार और अन्य आपूर्ति छोड़ी गई थी। यहां तक सूप का आंशिक रूप से पका हुआ बर्तन भी मिला। क्या चूल्हे पर बैठे बैठे उनमें फफूंदी लग गई है, मानो किसी ने उसे जल्दी में छोड़ दिया हो। और एक पल की सूचना पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे और बर्फ में कोई पैरों के निशान नहीं बचे थे, यह इंगित करने के लिए कि ग्रामीण किस दिशा में भाग गए होंगे। अफवाह यह है कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने पाया कि गांव की हर कब्र को खोदा गया था और हेडस्टोन के ढेर के साथ खाली छोड़ दिया गया था। बड़े करीने से बगल की तरफ पिताजी के खून के कुत्तों का एक पैकेट बर्फ के ढेर में दब गया। एक अन्य ट्रैपर ने कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि उसने हाल ही में आकाश पार्किंग श्रृंखला से गिरने वाली एक विचित्र बेलनाकार वस्तु को देखा है जिसमें एलियंस का द्रव्यमान से कुछ लेना देना है। गायब होने पर आरसीएमपी ने निर्धारित किया कि ग्रामीण लगभग 8 सप्ताह पहले लापता हो गए थे। लेबेल ने उनकी अनुपस्थिति का पता लगाया, लेकिन यह कभी निर्धारित नहीं किया गया था कि क्यों। लेकिन यह कहानी काफी अजीब है, यह देखते हुए कि इन गांवों के भौतिक साक्ष्य की कमी है जो पहले कभी मौजूद थे, या जो लाबेले जो एक वास्तविक व्यक्ति थे यहां तक गए थे। घटना का कोई आधिकारिक पुलिस दस्तावेजीकरण, आकाश में अजीब वस्तु या किसी जांच के रिकॉर्ड के बारे में गवाह के बयान नहीं है। नंबर 3, एक चिल आइलैंड फायरलैंड्स एक सलीशन 1838 के साथ सबसे दूरस्थ गांव एक सर्द-द्वीप के सबसे पश्चिमी सिरे पर। यह वापस आ गया। वे 40 घरों को शामिल करने के लिए सहमत हुए और अपनी शांत सुंदरता के लिए जाने जाते थे। यात्रियों के लेखन के अनुसार जो गुजरे दिलचस्प महिलाओं के रिकॉर्ड निवासियों को आदिम और पिछड़े स्थानीय लोगों के रूप में वर्णित करते हैं। यदि उस गांव की कोई स्मृति नहीं होती जो किसी समय छोड़ दिया गया प्रतीत होता है, तो और भी अजीब बात यह है कि द्वीप पर अन्य बस्तियां भीख मांगती रहती हैं। इस रहस्य को सुझाने के प्रयास में संभवतः क्या हो सकता था, इस सवाल पर वास्तविक पुरातात्विक फील्ड स्कूल के शोधकर्ताओं की एक टीम ने खुदाई की। क्लूज की तलाश में स्कूल की वेबसाइट का दावा है कि उन्हें ट्रॉमा के सबूत मिले। अपने गांवों की ओर ले जाते हुए वीरान, इसके पत्थर और मिट्टी के आवास के जानबूझकर विनाश सहित जो कुछ बचा है वह एक घर है। जमीन में हमारी गांठ और नींव के अवशेष सबूत बताते हैं कि घर में मोटी छत थी और केंद्रीय हृदय निवास ठीक मिट्टी के बर्तनों और सोन से सजाया गया था। भाई सर्दियों के लिए घर के अंदर मवेशी, जो 19वीं शताब्दी में आयरलैंड में एक प्रथागत प्रथा थी। समुदाय कसकर जुड़ा हुआ था और एक साथ जमीन पर खेती करता था।
आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि चार्ल्स बॉयकॉट नाम के एक व्यक्ति ने कम से कम 18,554 निवासियों के लिए अधिग्रहण किया था। ऐसा लगता है कि आप घर बनाने से पहले गांव और उनके कारणों को देखकर भाग गए थे। तो एक रहस्य बने रहें। परित्याग आयरलैंड के महान अकाल की शुरुआत के साथ मेल खाता प्रतीत होता है, लेकिन समय यह नहीं बताता है कि साइट को क्यों ध्वस्त किया गया था। दुर्भाग्य से गांव पीछे छूट गया, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं। इसका एकमात्र दस्तावेज आगंतुकों से आया, जिन्होंने आबादी को देखा, न्यायपूर्ण ढंग से और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ग्रामीणों की दिन प्रतिदिन की लाइव संख्या में कम गुणवत्ता वाली अंतर्दृष्टि की पेशकश की, जिसे प्राचीन दुनिया के सबसे महान समाजों में से एक माना जाता है। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता शामिल थी। अपने चरम पर 5 मिलियन लोगों में से सबसे पुरानी बस्तियां आधुनिक भारत और पाकिस्तान में 8,000 साल पहले दिखाई दी और संस्कृति अंततः थमल एनबीसी द्वारा सभ्यताओं की आबादी के अंत में इराक और अफगानिस्तान में फैल गई दुनिया की आबादी का 10% आश्चर्यजनक रूप से उन्नत है। उनके समय के लिए उन्होंने स्वच्छता प्रणालियों का निर्माण किया जो इतनी परिष्कृत थी कि फिर से देखे जाने की तुलना में कुछ भी तुलनीय नहीं था। रैपिड सिटी के लिए रोमन काल तक ग्रैंड वॉकवे धातुकर्म की दुकानों और बहुमंजिला आवासों के लिए माना जाता था। सिंधु लोगों ने एक लेखन प्रणाली भी विकसित की जो आज तक अस्पष्ट है। सभ्यताओं का अंत ग्लोरी डेज 1900 ईसा पूर्व के रहस्यमयी पतन के साथ एक डरावना पड़ाव पर आ गया। निवासी अस्पष्ट कारणों से मास में भाग गए और आज के विशेषज्ञ अभी भी पहेली विद्वानों के लापता टुकड़े की खोज कर रहे हैं। मूल रूप से उत्तर से एक आर्य आक्रमण को दोषी ठहराया गया था, लेकिन हाल के शोध से पता चलता है कि मानसून चक्र के एक रुकावट के दौरान खेती असंभव हो गई, जो 200 साल तक चली बीमारी और भूकंप ने शायद नंबर 1 की मदद नहीं की। स्कॉट के माध्यम से 11 बजे के दौरान बनाया गया एक मीनार, जिसे जाम की मीनार कहा जाता है, पश्चिमी अफगानिस्तान के एक दूरस्थ और दुर्गम भाग में स्थित है। अलंकृत ज्यामितीय डिजाइनों में आच्छादित और 265 उच्च माप। यह आज प्राचीन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है। स्मारक एक उजाड़ क्षेत्र में खड़ा है, लेकिन इसका वर्तमान सुझाव है, यह एक बार एक हलचल भरे शहर से घिरा हुआ था। दशकों के विदेशी कब्जे ने वैज्ञानिकों को साइट की खोज करने से रोक दिया है, जिसमें भारी लूट देखने को मिली है।